जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग 6 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स की एनालिसिस करेंगे। 32nd मीटिंग केंद्रीय हिंदी समिति की अभी हाल ही में चर्चा में थी, आयोजित की गई थी। तो केंद्रीय हिंदी समिति की बात कर लेते हैं। तो कौन सी मीटिंग है ये केंद्रीय हिंदी समिति की? 32nd मीटिंग है, ये बात याद रखिएगा। 32nd मीटिंग है केंद्रीय हिंदी समिति की। चेयरपर्सन कौन है मीटिंग के? तो चेयरपर्सन जो है मीटिंग के, इस केंद्रीय हिंदी समिति के, वो है श्री अमित शाह जी, जो यूनियन होम मिनिस्टर है और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी हैं। और ये केंद्रीय हिंदी समिति कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये नई दिल्ली, इंडिया में की गई थी। अब नाम से ही समझ में आ रहा है केंद्रीय हिंदी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो डेवलपमेंट और प्रमोशन करना हिंदी लैंग्वेज नेशन वाइड का। और अभी अब हाल में आपने देखा होगा कि कई लैंग्वेजेस को, जैसे असम, मराठी, पाली, प्राकृत, इन सारी लैंग्वेजेस को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। तो केंद्रीय हिंदी समिति रिकमेंड करता है क्लासिकल स्टेटस के लिए, तो इसका ये काम होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा केंद्रीय हिंदी समिति के संदर्भ में। कमिटी मेंबर्स की बात करें तो कौन कौन होते हैं? टोटल 21 मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। टोटल 21 मेंबर्स होते हैं, उसमें 9 यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, 6 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, साथ ही साथ डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के, साथ ही साथ कन्वेनर्स ऑफ सब कमिटी एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये कुछ लोग और होते हैं इसमें, तो याद रखना है आपको। केंद्रीय हिंदी समिति में टोटल जो है 21 लोग होते हैं, जिसमें 9 यूनियन मिनिस्टर, 6 चीफ मिनिस्टर, बाकी और लोग होते हैं। ठीक है, बात करते हैं एशियन बुद्धिस्ट समिट की। तो ये कहाँ पे होगा? ये न्यू दिल्ली, इंडिया में होस्ट किया जाएगा। ये बात याद रखनी है आपको, न्यू दिल्ली, इंडिया में होस्ट किया जा रहा है एशियन बुद्धिस्ट समिट। एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली, इंडिया में होस्ट किया जाएगा। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। तो थीम क्या होगी? थीम होगी रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, ये बात याद रखिएगा। रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन होंगे? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन होगा, जो हर साल ये बुद्धिस्ट समिट को ऑर्गेनाइज करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो जो बुद्धा की टीचिंग्स है, गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स हैं, जैसे पीस है, यूनिटी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, उनका प्रमोशन करना, उनको एक्सप्लोर करना अक्रॉस एशिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ होगी? इंडिया में होगी। और थीम क्या है? रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। बहुचर्चित यूएस इलेक्शंस की बात करें तो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बात आपको याद रखनी है। डोनाल्ड ट्रंप होंगे यूएस के अगले राष्ट्रपति, ये बात आपको याद रखनी है। ये सक्सीड करेंगे किसको? जो बाइडन को, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था अपने खराब स्वास्थ्य के कारण। जो बाइडन आते हैं डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो रिपब्लिकन कैंडिडेट थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन है? तो ये हैं जेडी वैंस। ये किसको सक्सीड करेंगे? ये इस बार की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस को सक्सीड करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। इलेक्टोरल विक्ट्री की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने 276 इलेक्ट्रिकल वोट्स हासिल किए हैं। ठीक है, और जीतने के लिए कितना चाहिए होता है? तो जीतने के लिए 270 चाहिए होता है। तो मेजोरिटी के लिए 270 चाहिए होता है, उससे ज़्यादा आगे निकल के 276 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से अब वो यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। हिस्टोरिक री इलेक्शन हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है 120 सालों में कि कोई एक प्रधान राष्ट्रपति क्या हुआ था, पहले सत्ता में था, फिर सत्ता से बाहर गया और फिर सत्ता में वापस आ गया। फर्स्ट प्रेसिडेंट इन 120 ईयर्स टू रिटर्न टू पावर आफ्टर बीइंग वोटेड आउट पोस्ट फर्स्ट टर्म। पहले टर्म के बाद वोट आउट होने के बाद फिर से री एंट्री की है इन्होंने राष्ट्रपति के पद पे, डोनाल्ड ट्रंप जी ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये 45th प्रेसिडेंट रहे हैं और अब ये 47th प्रेसिडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। तो ये बात आपको याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे आपके सामने रख दिए गए हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं ओलाफ शॉल्ट्स की। तो ये चांसलर हैं फेडरल जर्मन रिपब्लिक के। तो ये आए हैं इंडिया के विजिट पे, तो इसलिए हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओलाफ शॉल्ट्स जो हैं ये चांसलर हैं कहाँ के? फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के। तो ये बात याद रखना है आपको। ये किस लिए आए हैं? तो यहाँ पे ये 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और इसके बाद 18th एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। इससे पहले ये भारत आए थे फरवरी 2023 में और सितंबर 2023 में G20 लीडर्स समिट के लिए। बात करते हैं 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की। तो ये बात याद रखिएगा, इसको कौन चेयर करेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी जी, और चांसलर स्कॉल्स इसको क्या करेंगे? चेयर करेंगे। मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ग्रोइंग टुगेदर विद इनोवेशन, मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये किसकी मोटो है? तो ये 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की मोटो है। ये किसके किसके साथ हुई है? तो ये इंडिया और जर्मनी के बीच हुई है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो बात करते हैं जर्मनी की। ये आपको जर्मनी का मैप दिख रहा है, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं। तो जर्मनी, शुरुआत करते हैं नॉर्दर्न बाउंड्री से। तो जर्मनी नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करता है डेनमार्क के साथ, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा रेड रेड, ये डेनमार्क है, इसके ऊपर डेनमार्क है ये, ठीक है। क्लॉकवाइज चलें तो फिर क्लॉकवाइज चलें ऐसे, बाल्टिक सी आ गया। जर्मनी के नॉर्थ ईस्ट में है बाल्टिक सी, ठीक है। जर्मनी के नॉर्थ ईस्ट में है बाल्टिक सी। फिर ईस्ट में आते हैं तो ईस्ट में पोलैंड है और चेक रिपब्लिक है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलें, बाल्टिक सी के बाद आएगा पोलैंड, पोलैंड के बाद आएगा चेक रिपब्लिक। जर्मनी के साउथ ईस्ट में है ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया। जर्मनी के जस्ट साउथ में, एकदम इमीडिएट साउथ में है स्विट्जरलैंड, आपको दिख रहा होगा स्विट्जरलैंड। वेस्ट में है फ्रांस, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। और नॉर्थ वेस्ट में है नेदरलैंड्स। साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी भी है, ठीक है। तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज और बॉर्डरिंग मैरीटाइम बॉर्डरिंग बॉडीज भी हो गई, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। नॉर्थ ईस्ट में है बाल्टिक सी, नॉर्थ वेस्ट में है नॉर्थ सी जर्मनी के, ठीक है। तो आराम से आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई कई बार यही पूछा जाता है कि जर्मनी से कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है। जैसे यूक्रेन जब न्यूज़ में था तो कई बार कई एग्जाम में पूछा गया था कि यूक्रेन किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो हमको ऐसे ही मेजर जो कंट्रीज हैं दुनिया की, उनके बॉर्डरिंग नेशंस और मैरीटाइम बाउंड्रीज को देख लेना है, ठीक है। तो हमने देखा नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ में है डेनमार्क। ईस्ट में कौन है, पोलैंड और चेक रिपब्लिक। साउथ में कौन है, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। वेस्ट में कौन है, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नेदरलैंड्स, ठीक है। ये नेदरलैंड्स हो गया, ये बेल्जियम हो गया, ये लग्जमबर्ग हो गया और ये फ्रांस हो गया। और मैरीटाइम बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है, तो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी है, नॉर्थ ईस्ट में बाल्टिक सी है। और इनको जोड़ने वाला एक कैनाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कील कैनाल, ठीक है। ये देखिए, ये कील कैनाल आपको दिखेगा, ठीक है। ये कील कैनाल जो है दिख रहा है आपको, जो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जोड़ता है। ये जो ब्लू में है, जो ब्लू में आपको दिख रहा है, ये कील कैनाल है, ठीक है। ये कील कैनाल है, ये बीच से निकलता है, यहाँ से ऐसे जोड़ देता है बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि जनरली यही पूछा जाता है, कील कैनाल किससे किसको कनेक्ट करता है। तो बाल्टिक सी से नॉर्थ सी को या नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ता है कील कैनाल, ठीक है, कील कैनाल। कुछ जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जर्मनी के। तो जर्मनी के जोग्राफिकल रीजन्स में है सबसे पहले सेंट्रल अपलैंड्स, जिसमें इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, जैसे हार्ज माउंटेन्स, थोरिंजियन फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ओर माउंटेन्स और श्वाब एल्प्स, ठीक है। तो ये कुछ फॉरेस्ट है यहाँ पे या माउंटेन्स है, आप देख लीजिए। ये थोरिंजियन फॉरेस्ट है, थोरिंजियन बेसिन है। ये ओर माउंटेन्स है, ये बवेरियन फॉरेस्ट है। बवेरियन आप जानते हैं ना, BMW जो है यहीं की कंपनी है, बवेरियन मोटर वर्क्स, BMW, तो यहीं की है, बवेरियन फॉरेस्ट के इर्द गिर्द उसका ऑफिस है, ठीक है। ये बवेरियन एल्प्स हो गया, ये बवेरियन एल्प्स हो गया। उसके बाद ये देखिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट में आपको ब्लैक माउंटेन्स दिखेंगे। ब्लैक माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि ब्लैक माउंटेन से ही डेन्यूब रिवर निकलती है, ठीक है। ब्लैक माउंटेन से ही राइज होती है डेन्यूब रिवर, ये आपको ध्यान देना है। ये राइन प्लेन्स हो गए और ये रेंशे मैसिव हो गया, ठीक है। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको डेन्यूब याद रखना है, ये कहाँ से निकलती है, ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। सबसे हाईएस्ट पीक जर्मनी की जो है वो है जुट्सपिट्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा है जुक्सपिट्स, ये हाईएस्ट पीक है जर्मनी की। और ये किसके साथ है, ये ऑलमोस्ट ऑस्ट्रिया के बॉर्डर, ऑस्ट्रिया जर्मनी के बॉर्डर पे ये स्थित है, एकदम साउथ में देखिए, ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। हम फिर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसका रेड ये, ठीक है। ये देखिए, जहाँ पे रेड हम आपको डार्क कर रहे हैं, यहीं पे है जुक्सपिट्स, ये हाईएस्ट पीक है जर्मनी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो मेजर रिवर्स देख लेते हैं। राइन रिवर है, जो कि निकलती है स्विस एल्प से, लेकिन जाती है जर्मनी से होते हुए, ठीक है। जर्मनी से होते हुए राइन जाती है। फिर एल्ब रिवर है। एल्ब रिवर क्या है, एल्ब रिवर जो है ये निकलती है, फ्लोज फ्रॉम चेक रिपब्लिक, यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते ये जाती है नॉर्थ सी तक, ठीक है। फिर ये नॉर्थ सी तक चली जाती है, ठीक है। ये देखिए, आपको एल्ब दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद डेन्यूब रिवर है, विच ओरिजिनेट्स इन ब्लैक फॉरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोज ईस्ट अक्रॉस यूरोप टू ब्लैक सी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में अपना ड्रेन करती है, ठीक है, ब्लैक सी में मिल जाती है।
ठीक है, कौन सी? डेन्यूब रिवर। मेजर लेक्स कौन से हैं जर्मनी में? तो लेक कॉन्स्टेंस है और लेक म्यूरिट्स है। ठीक है, ये एंटायरली जर्मनी में है और लेक कॉन्स्टेंस जो है ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है। यहाँ पे लेक कॉन्स्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे लेक कॉन्स्टेंस है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमने बात कर ली जर्मनी के कुछ फिजिकल फीचर्स की, और प्रीसीडिंग स्लाइड में हमने इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख ली थी। छत्तीसगढ़ ने अनाउंस किया है सुगम ऐप। याद रखिएगा, किसका ऐप है, किस राज्य का ऐप है सुगम ऐप? तो छत्तीसगढ़ का ये ऐप है सुगम ऐप। ठीक है, याद रखिएगा, जो भूपेश बघेल साहब है, चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने सुगम ऐप लॉन्च किया है। किस चीज़ के लिए? ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को ईज करने के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी के प्रोसेस को ईज करने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये बात याद रखिएगा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है उसको ईज आउट करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या किया गया है? सुगम ऐप लॉन्च किया गया है। किस राज्य के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो फ्रॉड होते हैं, कई बार दिखाते कुछ है, कोई ज़मीन कोई प्रॉपर्टी और बेचते कुछ है, तो ये इस तरीके के फ्रॉड को क्या किया जाएगा? कम किया जा सकता है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं असम में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है? रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए असम को $434 मिलियन का लोन दिया है, अप्रॉक्स 3600 करोड़ का लोन दिया है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड किया है? तो ये असम को प्रोवाइड किया है। यहाँ पे क्या होगा, 500 मेगावाट की सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये हल्का सा याद रखिएगा कि असम में रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए कौन एंटिटी लोन प्रोवाइड कर रही है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं IRE लिमिटेड, जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जो IREL है ये CPSU है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और कजाकिस्तान के अस्ट कंगमोस्ट टाइटेनियम एंड मैग्नीशियम प्लांट JSC ने क्या किया है? जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश किया है। किस लिए? ताकि टाइटेनियम स्लैब को डेवलप किया जाए ओडिशा में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? IRE लिमिटेड और कजाकिस्तान की UKTMP JSC। ठीक है, और ये क्या करेंगे? ये टाइटेनियम स्लैब को प्रोड्यूस करेंगे ओडिशा में। ठीक है, और इससे हमारी इंडिया की टाइटेनियम वैल्यू चेन स्ट्रेंथन होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है ओडिशा के संदर्भ में, कि ओडिशा में IRE लिमिटेड और UKTMP JSC ने जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे क्या होगा? टाइटेनियम स्लैग को डेवलप किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। कहाँ पे? ओडिशा में। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की है राजस्थान को टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज बाय 2030। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसमें 3 डायमेंशन आप ध्यान दीजिएगा। किसने गाइडलाइंस इशू की हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की हैं। कौन से राज्य को? तो राजस्थान को ये किया गया है, राजस्थान को किया गया है। टाइमलाइन क्या है? 2030 तक, 2030 मतलब 2030 तक क्या एलिमिनेट कर देना है? तो चाइल्ड मैरिज एलिमिनेट कर देना है। तो ये बात आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? गाइडलाइंस इशू की हैं टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान बाय 2030। आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश का कैबिनेट ने क्या डिसाइड किया है कि अब वो 30% रिजर्वेशन देंगे विमेन को इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स रेज्ड फ्रॉम प्रीवियस 33%। तो पहले मध्य प्रदेश की सरकार 33% आरक्षण देती थी महिलाओं को जितने भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स होते थे। इस आरक्षण की जो लिमिट है इसको बढ़ा दिया गया है 35%। अब जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे सरकार की तरफ से जितनी भी भर्तियां निकलेंगी उसमें 35% आरक्षण मिलेगा महिलाओं का। ठीक है, और ये पहले कितना था? ये पहले 33% था, जिसको बढ़ा के 35% कर दिया गया है। तो ये बात याद रखनी है आपको। ये कहाँ की कैबिनेट ने किया है, कहाँ की गवर्नमेंट ने किया है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। 33 से 35% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दीपम 2.0 स्कीम देखते हैं। तो दीपम 2.0 जो स्कीम है वो आंध्र प्रदेश सरकार की है। याद रखिएगा, कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश सरकार की है। इसका औचित्य क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये विमेन को एम्पावर करेगा बाय प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी। ठीक है, क्लीन कुकिंग एनर्जी के लिए ये दीपम 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें 3 फ्री गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे एलिजिबल विमेन को। तो ये बात याद रखिएगा, फ्री गैस सिलेंडर्स के लिए दीपम 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ये बात याद रखिएगा, दीपम 2.0 इसका उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्लीन कुकिंग एनर्जी से मतलब कि क्लीन कुकिंग एनर्जी प्राप्त हो सके महिलाओं को खाना वाना बनाने के लिए अपना। ठीक है, इसमें क्या, इसके अंतर्गत क्या होगा? 3 फ्री गैस सिलेंडर्स मिलेंगे जो भी एलिजिबल वुमेन होंगी दीपम 2.0 स्कीम के अंतर्गत। और ये कहाँ पे शुरुआत की गई है इस स्कीम की? तो आंध्र प्रदेश सरकार में ये शुरुआत की गई है।
चाइना ने लॉन्च की है टियापिंग 3 सैटेलाइट्स। तो इतना बस याद रखिएगा, टियापिंग सैटेलाइट्स किसकी हैं, तो ये चाइना की हैं, ठीक है, ये चाइना की हैं, चाइना से लॉन्च की गई हैं। जहाँ कहाँ से लॉन्च की गई हैं, तो शांजी प्रोविंस है चाइना में, वहाँ से लॉन्च की गई हैं। कौन सा रॉकेट यूज़ हुआ है, तो लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट, बहुत ही बेहतरीन रॉकेट है ये लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट, ये चाइना का है, जिसकी मदद से इन्होंने 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, टियापिंग 3A, टियापिंग 3B, टियापिंग 3B02, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रोबा 3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन की। ये जॉइंट मिशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन यूनियन का। तो ये बात याद रखना है। और ये कब लॉन्च किया जाएगा, ये दिसंबर 2024 में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इंडिया से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रोबा 3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन किसका किसका एंटिटीज का मिशन है, तो ये इसरो और EU का जॉइंट मिशन है, इसरो और यूरोपियन यूनियन का जॉइंट मिशन है। और ये कब स्केड्यूल्ड है, ये स्केड्यूल्ड है दिसंबर 2024 में। लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज़ किया जाएगा, तो PSLV एक्सेल रॉकेट, ठीक है, PSLV एक्स्ट्रा लार्ज रॉकेट यूज़ किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सोलर है मतलब सन का कुछ ऑब्जर्वेशन होगा। तो सन की कोरोना की अंडरस्टैंडिंग को ये क्या करेगा, एनहांस करेगा, साथ ही साथ जो कोरोना के डायनामिक्स हैं उनको समझने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब प्रोबा 3 नाम है, मतलब प्रोबा 1 और प्रोबा 2 भी होंगे। तो प्रोबा 1 और प्रोबा 2 पहले ही भेजे जा चुके हैं, अब भेजा जाएगा दिसंबर 2024 में प्रोबा 3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन, जो कि जॉइंट मिशन है इसरो और यूरोपियन यूनियन का। थर्ड महासागर समिट ऑर्गेनाइज किया गया है मारी टाइम सिक्योरिटी पे। तो ये बात आपको याद रखनी है। महासागर समिट का कौन सा एडिशन है, ये तो थर्ड एडिशन है, ये बात याद रखिएगा, थर्ड एडिशन है महासागर समिट का, जो कि काम करेगा किस पे, मारी टाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने पे। होस्ट कौन है, होस्ट है हमारी इंडियन नेवी, ये बात याद रखिएगा, होस्ट है हमारी इंडियन नेवी। डेट क्या है, तो ये वर्चुअली होता है, ठीक है, ये वर्चुअली होस्ट किया गया था, ये बात याद रखिएगा, वर्चुअली होस्ट किया गया था। थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा थीम क्या है यहाँ पे थर्ड महासागर समिट की, ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन। ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो ये बहुत लंबी सी थीम है, कोशिश करिएगा कुछ कुछ कीवर्ड्स यूज कर लीजिए, जैसे ट्रेनिंग, कोऑपरेशन और सिक्योरिटी चैलेंजेस कहाँ पे, इंडियन ओशैनिक रीजन में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, कोऑपरेशन करना है किसके लिए, सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए इंडियन ओशन रीजन में। ये थीम रही है थर्ड महासागर समिट और मैरीटाइम सिक्योरिटी की। इसको लीड किसने किया था, तो इंडियन नेवी के जो एडमिरल हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, उन्होंने ये लीड किया था, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग और कोऑपरेशन, साथ ही साथ जो भी मैरीटाइम थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस करना इन इंडियन ओशन रीजन। महासागर के बैकग्राउंड की बात करें तो ये 2003 में लॉन्च किया गया था और बाय एनुअल समिट है, ठीक है, 2 साल में एक बार आता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बाय एनुअल समिट है, फोकसिंग ऑन फॉस्टरिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड रीजनल कैपेबिलिटी बिल्डिंग इन इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये सागर जो इंडिया का विजन है, सागर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, उसको रीइंफोर्स करता है, उसको सपोर्ट करता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के विनर रहे हैं मानदीप जांगरा। तो ये बात आपको याद रखनी है, मानदीप जांगरा जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित सुपर फेदरवेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में विनर रहे हैं। ओपोनेंट कौन रहे हैं इनके, किसको हरा के जीता है ये, तो कॉनर मैकिंटॉश ब्रिटेन से आते हैं, उनको हरा के ये खिताब जीता गया है मनदीप जांगरा द्वारा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और ये केमन आइलैंड्स में ये जो प्रतियोगिता है, चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो मनदीप जांगरा का नाम याद रखिएगा, साथ ही साथ किसको हराया ये भी याद रखिएगा, कॉनर मैकिंटॉश को हराया गया है जो कि ब्रिटेन से आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया ने सबमिट किया है अपना फॉर्मल बिड टू होस्ट 2036 समर ओलंपिक्स। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अर्जी लगाई है 2036 के समर ओलंपिक्स को होस्ट करने की, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। ये कहाँ पे लगाई गई है, तो 141st IOC सेशन हुआ था मुंबई में, जहाँ पे मोदी जी ने ये बोल दिया है कि हम होस्ट करना चाहते हैं, अब जितनी भी हमारी तैयारी है देख लीजिए और हमें बताइए कि हम होस्ट करने वाले हैं या नहीं। तो इसके साथ साथ इंडिया के साथ साथ कुछ और नेशंस कम्पीट कर रहे हैं, जैसे कि मेक्सिको, टर्की, इंडोनेशिया, चिली, इजिप्ट। इसी चीज़ के 2036 के समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए इंडिया अकेली नहीं है, इंडिया को तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है मेक्सिको से, टर्की से, इंडोनेशिया से, चिली से और इजिप्ट से। तो ये बात याद रखिएगा, कब के समर ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए बिड लगाई गई है, 2036 के, ठीक है। और कौन से, समर ओलंपिक्स, ठीक है, समर ओलंपिक्स। और ये बिड कहाँ सबमिट की गई थी, ये 141st
141st इंडियन ओलंपिक सेशन जो मुंबई में आयोजित किया गया था, होस्ट किया गया था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी बिड अर्जी लगा दी थी, बिड फॉर्मल बिड इसकी क्या की थी, दे दी थी। 6 नवंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड क्लाइमेट। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि 6 नवंबर को हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। शिल्प संगम मेला आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, उन्होंने शिल्प समागम मेला ऑर्गेनाइज किया है नई दिल्ली में। इससे क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी मार्जिनलाइज आर्टिशंस हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मार्केट प्लेस मिल जाएगा और उनकी क्या है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी, इकोनॉमिक इंक्लूजन बढ़ेगा। तो इसलिए शिल्प समागम मेला लॉन्च किया गया था, होस्ट किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है, ट्यूलिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ट्यूलिप प्लेटफॉर्म किसके लिए है, तो ये है ट्रेडिशनल आर्टिजन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम के लिए। तो जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए ट्यूलिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, ट्यूलिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या होगा, जो भी आर्टिजन्स मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जैसे कि SC OBC सैनिटेशन वर्कर्स और PWD कम्युनिटी से आते हैं, उनको क्या मिलेगा, उनको एक बढ़ावा मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा अपने प्रोडक्ट्स को क्या करने के लिए, मार्केट करने के लिए। तो ये बात आप याद रखिएगा, ट्यूलिप का पर्पस। नाम से कंफ्यूज मत हो जाएगा कि ये कोई फ्लावर से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ संबंधित चीज़ होगी। ये किससे संबंधित है, ये ट्रेडिशनल आर्टिशंस के लाइवलीहुड अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, तो ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग को इनिशिएट किया गया है। ये बात याद रखिएगा, आपसे ये पूछेगा कि जो अभी वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन सा लेवल डिसाइड किया गया है एक इनिशिएटिव के अंदर, तो ये ग्राम पंचायत के लेवल पे अब वेदर फोरकास्ट की जाएगी। ठीक है, ये किसके कोलैबोरेशन से हुआ है, तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज तो हो गई, साथ ही साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, जो कि क्या करेगा, वेदर फोरकास्ट करेगा ग्राम पंचायत लेवल पे। ग्राम पंचायत किसके अंडर आता है, तो पंचायती राज के अंदर आता है। तो इन दोनों मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, लोकलाइज वेदर डेटा के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ क्या होगा, इससे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होगी इन एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। की फीचर्स क्या है इसके, 5 डे डेली वेदर फोरकास्ट एंड आर्ली वेदर अपडेट्स। ठीक है, 5 दिन के डेली वेदर फोरकास्ट दिए जाएंगे कि आज का मौसम कैसा होगा, और आर्ली वेदर अपडेट्स, हर घंटे वेदर अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, इसी तरीके से एक और ऐप है जिसका नाम है मौसम ग्राम, जो कि लोकल वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करता है विद आर्ली अपडेट्स फॉर 36 आवर्स, 3 आर्ली फोरकास्ट फॉर 5 डेज एंड 6 आर्ली फोरकास्ट फॉर 6 to 10 डेज। ठीक है, तो ये एक मौसम ग्राम भी एक मतलब एक एडिशनल ऐप है। मिशन मौसम की बात करें तो मिशन मौसम क्या है, 2000 करोड़ का इनिशिएटिव है भारत सरकार का, जिससे क्या है, वेदर फोरकास्टिंग और रिजिलियंस इंप्रूव होगा रीजन्स में, और ये चलाया जाएगा 2024 से 2026 तक। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली इंडिया, और फॉर्म हुआ था 1875 में। ठीक है, फॉर्मेशन ईयर याद रखिएगा, 1875 में फॉर्म हुआ था। बुक आई है नई जिसका नाम है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर, तो याद रखना है आपको इसके ऑथर कौन होंगे, प्रोफेसर श्री राम चौलिया इसके ऑथर हैं। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, तो इंडिया के कौन कौन से स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स रहे हैं, क्लोजेस्ट पार्टनरशिप्स रही हैं, इसके एनालिसिस को लेकर प्रोफेसर श्री राम चौलिया ने किताब लिखी है जिसका नाम है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। ऑबिचुअरीज की बात करें तो भारत को, विशेषकर बिहार को एक सांस्कृतिक क्षति हुई है। बिहार की स्वर कोकिला डॉक्टर शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 1, 1952 को। और आपको पता होगा, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको ये पता होगा कि मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, और छठ पूजा के जो गाने हैं वो स्पेशली इन्होंने ही गाए हैं। इन्हीं की वजह से छठ की पूजाएं हैं, छठ के गाने हैं, वो पॉपुलराइज हुए थे। तो इन्होंने सोलफुल परफॉर्मेंस दी थी ड्यूरिंग छठ पूजा, तो ये बात आपको याद रखनी है। अवार्ड्स की बात करें तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1991 में। पद्म भूषण इनको दिया गया था 2018 में। बॉलीवुड में भी इन्होंने गाने गाए हैं। इन्होंने मैंने प्यार किया से शुरुआत की थी 1989 में,
कहे माफ़ कीजिएगा, कहे तो से सजना एक गाना है मैंने प्यार किया का। तो पहली बार इन्होंने बॉलीवुड में जब गाना गाया था, गीत गाया था, तो यही गीत गाया था। इसके बाद अभी हाल ही में गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 आई थी, जिसमें गाना था तार बिजली से हमारे पिया, वो भी इन्होंने ही गाया है। और एक अभी 4 फुटिया छोकरे करके एक पिक्चर आई थी, उन्होंने इसमें भी अपना संगीत दिया है, कौन सी नगरिया के नाम से गाना गाया था। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई डॉक्टर शारदा सिन्हा की, जो बिहार की स्वर कोकिला थी और अब हमारे बीच नहीं रही हैं।